पुरोहित जी, आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे शहर प्रभारी श्री रमापति राम त्रिपाठी जी, यहाँ के हमारे वरिष्ठ नेता श्री रामबाब नायक, जयंतीबेन मेहता, हमारे केंद्रीय पदाधिकारी श्री किरीट सोमैया, पीयूष गोयल जी, मंच पर बैठे हुए अन्य पार्टी के प्रमुख पदाधिकारीगण और मित्रों, आज का ये कार्यक्रम जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, एक गंभीर कार्यक्रम है। गंभीर कार्यक्रम इसलिए है कि मुंबई में इतनी बड़ी घटना जो 13 जुलाई को हुई, उसमें से जो उत्पन्न स्थिति है, उसकी चर्चा और उसका विश्लेषण करने के लिए आज के इस कार्यक्रम का गठन हुआ है। ये एक विचित्र स्थिति है कि पिछले 18 वर्षों में इतनी बड़ी मात्रा में, अभी कहा गया कि 14 बार इस प्रकार के विस्फोट मुंबई में हुए। कुछ घटनाएं तो बहुत बड़ी थी। जो 26/11 की घटना थी, आतंकवाद की घटनाओं में शायद दुनिया में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं पिछले 2 दशकों में, उसमें से उसकी गिनती आती है। एक चर्चा बार बार इन घटनाओं के बाद होती है कि इनके प्रति देश का, समाज का, सरकार का, शासन का रवैया क्या होगा। हमारे कई मित्र इन घटनाओं के बाद एक शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि मुंबई नगर की भावना क्या है, व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ मुंबई। और कई बार मुझे चिंता भी होती है जब मैं उनकी चर्चा सुनता हूं कि एक आक्रमण नगर के ऊपर हो जाए और धीरे धीरे जब जनजीवन सामान्य होता है, उसको सामान्य कर लेना और उसके बाद अगली घटना की प्रतीक्षा करना, ये तो मुंबई नगर की भावना नहीं हो सकती। ऐसी घटनाओं को मुकाबला करना, ये तो भावना अच्छी है। शांति बनाए रखना भी अपने आप में भावना अच्छी है। लेकिन कम से कम एक चिंता हो कि ये बार बार मुंबई के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देश के किसी भी भाग के साथ नहीं होना चाहिए। और इसका उत्तर स्वाभाविक है। अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि इस देश की आर्थिक और व्यावसायिक राजधानी है, अपने देश का सबसे प्रमुख नगर है, और इसलिए यहां किसी प्रकार का भी प्रहार होता है तो केवल इस देश की अर्थव्यवस्था पे असर डालता है, इतना नहीं है, उसका प्रचार पूरे विश्व में होता है। और आतंकवादियों को लगता है कि जो दहशत का माहौल हम बनाना चाहते हैं, ऐसे स्थान के ऊपर प्रहार करें जिसकी चर्चा सबसे अधिक हो। और शायद इसी वजह से मुंबई नगर का वो बार बार चयन करते हैं। लेकिन किसी भी समाज की चरित्र और किसी भी देश
को जो चुनौती मिलती है कि ऐसी घटना का मुकाबला वो कैसे करता है। मैंने आरंभ में कहा कि मैं उन लोगों से पूर्ण असहमत हूं जो मानते हैं कि इस प्रकार का आक्रमण आपके ऊपर हो जाए और फिर अगले आक्रमण की प्रतीक्षा करिए। यही मुंबई की भावना बन चुकी है। न्यूयॉर्क में 9/11 को घटना हुई थी। 9/11 के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई अमेरिका की सीमाओं के अंदर प्रवेश करके दोबारा ऐसी घटना वापरनी। वहां के समाज में एक ताकत थी, वहां की व्यवस्था में एक ताकत थी, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे इसको रोकना है, कैसे इन घटनाओं की पूर्व जानकारी लेनी है। वहां की सुरक्षा एजेंसीज में इतनी ताकत थी कि कोई ऐसी घटना की योजना भी बनाता है तो उसके ऊपर पहले से ही निगरानी हो जाए, पकड़ लिया जाए। वहां के कानून में यह ताकत थी कि जो लोग ऐसी घटना करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और वहां के समाज में यह चेतना थी कि इस प्रकार के लोगों के साथ सहानुभूति रखने वाला कोई पैदा ना हो। जब तक उस प्रकार की ताकत और उस प्रकार की व्यवस्था हम अपने देश में नहीं लाते, तब तक केवल ये अपने आप में बहाना होगा, ये तथ्य में सच्चाई नहीं होगी कि आज हम इस बात की शपथ ले लें कि दोबारा मुंबई में घटना नहीं होगी। अगर दोबारा मुंबई में घटना नहीं होनी, अगर हम चाहते हैं कि दोबारा मुंबई में इस प्रकार की घटना न हो और उसके पीछे हम योजना बनाने की सोचें, बहुत गंभीरता में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसका केवल एकमात्र योजना उसकी यह है कि जिस दिन आतंक का मुकाबला कैसे करना है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई जितनी योजनाएं हैं उसके मद्देनजर देख के करना है या वोट बैंक की राजनीति को देख के करना है। जिस दिन यह निर्णय लेने की ताकत भारतीय समाज में होगी, ये अपने आप की अंतिम घटना हो जाएगी। और अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को वोट बैंक की राजनीति के साथ हम लोग जोड़ते रहेंगे तो फिर समाज के लिए चिंता का विषय होगा। आप पूरा इतिहास देख लीजिए। पंजाब में जिस वक्त आतंकवाद था और कश्मीर में थोड़ा सा आरंभ हुआ था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी थे। राजीव जी को लगा कि आतंकवाद का मुकाबला करना है, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। पंजाब में फौज का भी इस्तेमाल किया गया, सेना का भी इस्तेमाल किया गया, कश्मीर में किया गया। उसके बाद राजीव जी संसद के अंदर टाडा का कानून लेकर आए। वो कोई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार नहीं थी। टाडा का कानून लाने वाले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी थे। उनको सचमुच में ईमानदारी से उस वक्त लगा होगा कि आतंकवाद की घटना के लिए किसी को सजा देनी है तो टाडा की आवश्यकता है। कई स्थानों से शिकायत आई। चिमनभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने टाडा का प्रयोग किसानों के खिलाफ कर दिया। वो दुरुपयोग था। अदालत ने जिन लोगों को पकड़ा था उनको छोड़ दिया और ठीक छोड़ा। 2-4-10 जगह और उसका दुरुपयोग हुआ होगा, लेकिन दुरुपयोग के बावजूद भी किसी ने उस वक्त यह नहीं कहा कि टाडा को समाप्त कर दो।
1993 में जब मुंबई में पहली बार सीरियल ब्लास्ट हुए, और सीरियल बम ब्लास्ट शायद मुंबई की उस वक्त की आतंक की घटनाओं में पहली थी और इस देश के इतिहास में भी बहुत बड़ी घटना थी। इतने अनेक स्थानों के ऊपर सीरियल बम ब्लास्ट हुआ मुंबई में, और उन बम ब्लास्ट में जो लोग पकड़े गए तो उनके खिलाफ जब टाटा का प्रयोग हुआ तो ईमानदारी से इसका आकलन कीजिए कि सचमुच में वो सही मायने में प्रयोग हुआ। टाटा लाया, आतंक के खिलाफ गया था और आतंकवादियों के खिलाफ टाटा का प्रयोग हुआ। जब दुरुपयोग हुआ तो किसी ने यह नहीं कहा कि इसको वापस ले लो, लेकिन जिन्होंने मुंबई के अंदर आकर सन 93 में बम विस्फोट किए, जब उनके खिलाफ टाटा का प्रयोग हुआ तो टाटा अचानक सेक्युलरवाद को खतरा बन गया। और हमारे कई राजनीतिक दलों के मित्र, जिसमें कांग्रेस के लोग सबसे प्रमुख थे, आतंकवादियों के खिलाफ टाटा का प्रयोग हुआ जिन्होंने मुंबई में बम चलाए। और एकमात्र कारण ये कि कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में टाटा वापस ले लिया, इसलिए वापस लिया कि मुंबई ब्लास्ट के बाद उसके खिलाफ एक अभियान शुरू हो गया। आतंकवादी को सबसे पहला संकेत यह गया कि आपके जो समर्थक हैं और आपके इशारे पे जो वोट पड़ता है, उस वोट बैंक की इतनी ताकत है कि आतंकवादी के खिलाफ टाटा का प्रयोग हुआ और फिर भी टाटा को हटाने का एक अभियान शुरू हो जाए। और इस देश में पहली बार टाटा का कानून समाप्त कर दिया गया। वाजपेयी जी की सरकार आई, वाजपेयी जी पोटा का कानून लाए। जिन्होंने संसद पे आक्रमण किया था, जिन्होंने अक्षरधाम पे आक्रमण किया था, अगर पोटा ना होता तो उस वक्त सजा कर पाना असंभव था। जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो उस वक्त भी टाटा का कानून था। अगर वो ना होता तो शायद उस मुकदमे में भी सजा करवा पाना कठिन था। जब 2004 में अपनी सरकार गई वाजपेयी जी की, तो सबसे पहला मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए यह था कि जब हमारी सरकार दोबारा आएगी हम कोटा को समाप्त करेंगे। और ये सब मंत्री उनके भाषण देते थे, चिदंबरम साहब, कपिल सिब्बल, ये सब लोग कहते थे जो देश के सामान्य कानून हैं, ऑर्डिनरी लॉज हैं, उस सामान्य कानून के तहत आतंकवादी पे मुकदमा चले। कोटा में जमानत नहीं होती, सामान्य कानून में जमानत हो जाती है। क्या हमदर्दी थी कि आतंकवादी के खिलाफ नरम कानून का प्रयोग हो? इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। ये एक विडंबना है कि इन दिनों एक बहुत बड़ी चर्चा और बहस चलती है, और एक जो सोनिया जी की अध्यक्षता में एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, उसने एक कम्युनल वायलेंस बिल का ड्राफ्ट बनाया है। देश में कहीं सांप्रदायिक तनाव नहीं है, आतंकवाद की चिंता है, कहीं सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे देश में, लेकिन आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। और यही लोग दोबारा शुरू हो गए, नहीं, कम्युनल वायलेंस के लिए सामान्य कानून नहीं चलेगा, विशेष कानून की जरूरत है, लेकिन आतंकवाद के लिए विशेष कानून नहीं चाहिए। और उसके लिए जो विशेष कानून चाहिए, वो ऐसा विशेष कानून लाओ कि इसके आधार पर तय होगा वो कानून आप पे लागू होगा कि नहीं होगा, कि आप किस धर्म, किस मजहब के हैं। संविधान में तो लिखा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। ये ऐसी सरकार है जो कहती है यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भी नहीं देश में लागू करेंगे। ये कहने वाले कि आतंक के खिलाफ विशेष कानून नहीं होगा, लेकिन कम्युनल वायलेंस के खिलाफ चाहिए।
यही सरकार का रवैया है। आज आप केवल यहां तक सीमित मत रहिए, उसके पीछे रवैया क्या रहता है। संसद के ऊपर जो आक्रमण हुआ, जो आतंकवादी घटना हुई, मुकदमा चला। अगर आतंकवादी सफल हो जाते तो शायद इस देश का राजनीतिक नेतृत्व बहुत बड़ी मात्रा में उसको एक दिन में समाप्त कर दिया जाता। वो कोई सांकेतिक हमला नहीं था। इट वॉज नॉट अ सिंबॉलिक अटैक। आप किसी ना किसी कारण से इतना बड़ा आक्रमण हुआ भारत की संसद में, हमारी सेनाएं कितने समय तक सीमाओं पे खड़ी रही उसके बाद, लेकिन आपके हाथ पांव कांप जाते हैं। जो लोग उसके लिए दोषी हैं उनको पूर्ण सजा हम नहीं दे सकते। जो सजा सुप्रीम कोर्ट तक लागू हो गई, उस सजा को कार्यान्वित करने के लिए आपको लगता है कि उसको कार्यान्वित न किया जाए। इसको भी हमने वोट बैंक की राजनीति के साथ की। ये एक परिस्थिति अपने देश में है। बाटला हाउस की घटना हुई, गुजरात में अन्य स्थानों पर आतंकवादी घटनाएं करने के बाद दिल्ली के एक इलाके में बाटला हाउस में छुपे बैठे थे आतंकवादी। पुलिस को जानकारी मिली और गुजरात पुलिस ने उनको दी। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और इतनी बड़ी घटना के दौरान कुछ लोग वहां पकड़े गए, पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी, कुछ वहां से भाग गए। एक विचित्र देश थे हम कि जो दल सरकार में था और उसमें सरकार के मंत्री भी शामिल हैं, शासक दल के पदाधिकारी भी शामिल हैं, वो पुलिस की पीठ थपथपाने के स्थान पर पुलिस के सामने कार्रवाई के सामने प्रश्न चिन्ह लगा दो और जो आतंकवादी वहां पकड़े गए हैं उनके साथ अपनी सहानुभूति दिखानी शुरू कर दो। किसी इस प्रकार की घटना के बाद जो विक्टिम्स होते हैं, जिनको चोट लगती है, जिनकी जान चली जाती है, लोग उनके परिवारों में जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं सहानुभूति से दिखाने के लिए। लेकिन ये विडंबना थी कि जो बाटला हाउस की घटना के लिए जिम्मेवार थे, आजमगढ़ में उनके परिवारों में चले गए। ये विचित्र स्थिति है। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि आतंक से कैसे लड़ा जाता है। 9/11 की घटना है अमेरिका में, जिसके बाद कोई दोबारा ऐसी घटना नहीं हुई। और दूसरा ये परिस्थिति है कि आप विक्टिम्स के यहां जाने के स्थान पर जो लोग इन घटनाओं के लिए जिम्मेवार थे, आप वहां पर चले जाते हैं। और ये व्यवस्था कोई केवल राजनीतिक लोगों तक शामिल नहीं है। ये तो समाज में, चाहे मीडिया है, चाहे सुरक्षा का शासन तंत्र है, चाहे न्यायपालिका है, और मैं इसमें न्यायपालिका का भी जिक्र कर रहा हूं। कई बार न्याय के संबंध में हमारे सम्मेलन होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी चर्चा होती है। विदेशों से कोई लोग आते हैं तो हम जिक्र करते हैं। आपको याद होगा कि एक बार घटना हुई कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास आतंकवादी घुस आए। फौज ने चारों तरफ से घेर लिया। किनारे शरीफ की घटना थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जिस फौज ने घेरा हुआ है और जो आतंकवादी अंदर फंसे हुए हैं, इतने ग्राम खाना, इतनी कैलोरी का खाना उनको प्रतिदिन पहुंचाया जाए। आपको घटना याद है? मुझे याद है, मैं एक
इंटरनेशनल लीगल कॉन्फ्रेंस में था, तो वहां से विदेशों से जो न्यायाधीश आए हुए थे वो कहने लगे किस अधिकार में है। हमारे देशों में तो कल्पना नहीं है कि आतंक का मुकाबला जज करेंगे या फौज और सेना सरकार करेगी। आतंक से कैसे लड़ना है और मैदान में कैसे लड़ना है, ये केवल राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मीडिया में जिस प्रकार के अभियान चलते हैं कई बार आतंकवाद करने वालों की सहानुभूति दिखलाने के लिए, और यही कारण है इन सब इतिहास की वजह से कि आपकी व्यवस्थाएं कमजोर हैं। 26/11 की घटना एक बहुत भयंकर घटना थी देश के इतिहास में। सरकार को उसके बाद लगा कि मंत्री को बदल दो, तो शिवराज पाटिल चले गए, चिदंबरम साहब आ गए। आते ही उन्होंने कहा मैं नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनाऊंगा, बहुत कदमों का ऐलान कर दिया। आप कल्पना कीजिए 26/11 की जो घटना थी, उस दिन जो हुआ, 2-3 दिन में उसका जिक्र नहीं कर रहा। हमारा कानून और हमारी व्यवस्था कितनी कमजोर कर दी है यूपीए सरकार ने। 26/11 का ट्रायल और उसकी इन्वेस्टिगेशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इतनी बड़ी घटना जिसके षड्यंत्र में सैकड़ों लोग शामिल होंगे, अंत में केवल एक व्यक्ति जो मौके पर पकड़ा गया उसी को सजा। जो मौके पर पकड़ा गया, मैं कहता हूं कि अगर कोई एनआईए ना होती, यहां की एटीएस ना होती और किसी साधारण व्यक्ति को कह दिया जाता कि भाई आप ही इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दो, तो जो बंदूक के साथ मौके पर पकड़ा गया उसको तो स्वाभाविक सजा होनी थी। जिसको कैमरा में कैद कर लिया, लोगों को गोली मारता जा रहा था, उससे आगे पूरी इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश करके हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आगे तक बढ़ती है, हमें कुछ मालूम नहीं। ये जो प्रशंसा करते हैं ना कि शिवराज पाटिल बिल्कुल काबिल नहीं थे, नए वाले बहुत काबिल हैं, आप एक कल्पना करिए कि इतनी बड़ी घटना और सबसे अधिक हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पहुंच पाई एक व्यक्ति तक, जिसकी फोटो कैमरे में भी आई हुई थी, जो मौके के ऊपर हथियार के साथ पकड़ा गया था, जिसकी सजा स्वाभाविक थी। कैजुअल इन्वेस्टिगेशन। अमेरिका में उस घटना के 1.5 साल बाद वहां की एफबीआई ने कुछ लोगों को पकड़ा, तो अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें बतलाती है कि इस षड्यंत्र के पीछे तो डेविड हेडली था। तो हमारी एटीएस और एनआईए कह रही थी ये व्यक्ति कौन है, हमें तो पता नहीं है। वो बार बार हिंदुस्तान आता था, यहां बड़े बड़े लोगों के साथ घूमता था, हर मौके का मुआयना करता था, हर जगह पर जाकर रेकी करता था। दूसरा व्यक्ति उन्होंने नाम बताया, राणा था। और इन सबका संबंध लश्कर-ए-तौयबा से था, और लश्कर-ए-तौयबा को जो आदेश मिलते थे, कौन मेजर इकबाल था और ये सारे के सारे आदेश जो मिलते थे वो आईएसआई के माध्यम से मिलते थे। शिकागो के ट्रायल में हमें जानकारी अमेरिका दे रहा है, हमारी अपनी एनआईए और अपनी एटीएस की जानकारी कुछ नहीं। ये और कामों में लग गए। मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि 13 जुलाई की घटना वाले दिन रात को जब चिदंबरम साहब आए तो गृह मंत्री ने कहा देयर इज नो इंटेलिजेंस फेलियर। आपको इस घटना की जानकारी नहीं थी। 3 स्थानों पर बम रखने हैं, 10-20 लोग इसमें शामिल हुए होंगे। कहीं से उन्होंने पूरा आरडीएक्स एम्यूनिशन बनाया होगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट लिया होगा, एम्यूनिशन की असेंबली की होगी, किसी के माध्यम से भिजवाया होगा, कोई वाहन चलाने वाले होंगे, कोई लोगों को वहां पहुंचाने वाले होंगे, कोई भगाने वाले होंगे। किसी मॉड्यूल में आपका कोई इंटेलिजेंस इंटरफेरेंस नहीं था।
आपके इंटरसेप्ट आपने पकड़े नहीं, आपकी इंटेलिजेंस को इस सब की खबर ही नहीं थी, ये अपने आप में इंटेलिजेंस फेलियर है। उनकी इंटेलिजेंस फेलियर की परिभाषा ये है कि इंटेलिजेंस ने हमें बतलाया था और हमने कार्रवाई नहीं की। आपकी इंटेलिजेंस सोई हुई थी, कि अपने आप में इंटेलिजेंस फेलियर है कि इतने लोग इस घटना में शामिल हुए होंगे और आपको इसकी जानकारी नहीं है। मैं इन विषयों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर सच मामले में मुंबई की भावना क्या है, स्पिरिट ऑफ मुंबई क्या है, वो तब होगा कि अगर पूरे समाज में ताकत और शक्ति आएगी कि हम बिना वोट बैंक की राजनीति के जुड़े हुए जितने कदम उठाने हैं उतने हम लोग उठाएंगे आतंक को रोकने के लिए, ताकि आगे कोई घटना न हो पाए। और अगर आपको लगता है कि वोट बैंक के साथ जोड़ना, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आजकल एक बहुत बड़ा समाचार पत्रों में जिक्र आता है कि गुजरात के पुलिस अधिकारियों ने कुछ वर्ष पहले लश्कर-ए-तौयबा के कई सक्रिय कार्यकर्ताओं को, जो मुंबई गुजरात में घटनाएं करना चाहते थे, पकड़े, एनकाउंटर हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। जब वो लश्कर-ए-तौयबा के लोग, उनकी मृत्यु हो गई, तो लश्कर-ए-तौयबा की जो वेबसाइट थी, उस वेबसाइट के ऊपर शाम को उन्होंने एक संदेश दिया कि हमारे कुछ लोगों को इन्होंने शहीद कर दिया। और हमारे लोग, भारतीय पुलिस अधिकारियों की और पुलिस एजेंसीज की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की आलोचना की। केवल राज्य की पुलिस उसमें शामिल नहीं थी, उसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस भी शामिल थी। 3-4 साल बाद किसी ने केस डाल दिया। केंद्र की जो आईबी है, उसने गृह मंत्रालय के माध्यम से एफिडेविट फाइल किया कचहरी में और कहा ये तो लश्कर-ए-तौयबा के लोग थे, यहां पर मारने के लिए आए थे और ठीक इनके साथ इनकाउंटर हुआ, नहीं तो ये मार देते लोगों को। ये सेंट्रल आईबी ने एफिडेविट फाइल कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा ऐसा एफिडेविट फाइल कर दोगे तो हमारी वोट चली जाएगी। कोर्ट से अनुमति मांगी, कोर्ट से अनुमति मांगी कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय अपना एफिडेविट वापस लेगा और कहता है कि हमें अब कुछ नहीं मालूम। मैं इसको सबसे शर्मनाक घटना मानता हूं। न्यायपालिका उपजज ने कहा नहीं, हम तो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे। चौथी बार पुनर्गठन हुआ 3 दिन पहले एसआईटी का, जिसको उसका चेयरमैन बनाते हैं वो कहता है धन्यवाद, मुझे नहीं करना, इस काम में मैं शामिल नहीं होना चाहता। अगर इस तरह का रवैया रहेगा शासन का, राजनीतिक दलों का, सरकार का, मीडिया को भी चाहिए प्रश्न पूछे कि क्या घटना थी। किसी मीडिया के मित्र ने आज तक पूछा है कि 26/11 की घटना में अगर हेडली और राणा की जानकारी अमेरिका दे रहा है तो ये एटीएस मुंबई की क्या कर रही थी, केंद्र की एनआईए क्या कर रही थी? इनका गठन किस वजह से किया आप लोगों ने? आप एफिडेविट डालते हैं कि ये एलईटी के लोग हैं, एलईटी के लोग अपना शोक संदेश डाल देते हैं अपनी वेबसाइट पे, फिर उनको लगता है कि चलिए भारत को अधिकारी फंसेंगे, पुलिस अधिकारी, अब इसको वापस ले लिया जाए 2 साल बाद। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ मित्रों नहीं हो सकता। 26/11 के बाद जो घोषणाएं हुई थी, क्या हुआ? आपने कहा हम नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनाएंगे। अब वो ग्रिड कितनी चलेगी मुझे कल्पना नहीं है। 2 साल नहीं बनाई, अब उसका गठन करने का निर्णय पिछले महीने लिया गया। बहुत लोग दुनिया में मानते हैं इंटेलिजेंस में, और दूसरी कल्पना होती है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस जिसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उसकी तो जानकारी किसी दूसरे को देनी ही नहीं चाहिए, ग्रिड पे कैसे डाल सकते हैं? आप
आपको पता चला कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में एक घर में छुपा हुआ है, वो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड पे डाल दो। देयर आर नो फायर वॉल्स अराउंड द ग्रिड। कोई आग की दीवारें नहीं बनी हुई उस ग्रिड के आसपास। ये ऐसी ग्रिड है जिसमें से विकीलीक्स निकला है। इसको तोड़ पाना सरलता से कई बार संभव होता है, लेकिन अच्छा शब्द था नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। चिदम्बरम साहब ने कहा हम बनाएंगे, अभी तक बनी नहीं। शायद वित्त मंत्रालय उसका विरोध कर रहा था, लेकिन हम निर्णय लिया है, हम नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाएंगे। सितंबर 2009 तक वो बन जाएगा। ये 26/11 के बाद का निर्णय था। आज 2011 का सितंबर आने वाला है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की स्थापना की अभी कल्पना भी आरंभ नहीं हुई, और उसके बाद घटनाएं होती गई। एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, बनाई आपने, लेकिन पता चला कि आतंक फैलाने वालों की तो आप इंटरसेप्ट कर नहीं पा रहे, राजनीतिक लोगों के इंटरसेप्ट वहां से शुरू हो गए। विरोधी पक्ष को छोड़िए, आपके मंत्रिपरिषद के सहयोगियों को शक हो गया कि हमारे यहां भी बगिंग हो रही है। राजनीतिक लोगों का या आम नागरिक का इस प्रकार से बगिंग कीजिए। इंग्लैंड में देखिए क्या विवाद चल रहा है। एक समाचार पत्र ने किया तो फोन हैक करना, एक तहलका मच गया पूरे समाज में। वहां की संसद जूझ रही है, राजनीतिक व्यवस्था जूझ रही है, प्रधानमंत्री को जवाब देने पड़ रहे हैं। और यहां बड़ा आनंद आता है कि उसकी इससे बात हुई, ये टेप रिलीज होगा। ये तो सरकार का तो काम है राजनीतिक लोगों के फोन टेप करना। ये जो कल्पना है, मुझे लगता है कि मुंबई की जो अगर सचमुच में इस घटना से सबक लेना है, तो हमारी इंटेलिजेंस किस प्रकार की होगी, जो हमें पूर्व जानकारी दे। हमारा रिस्पांस, इसका उत्तर उस वक्त किस प्रकार से दिया जाएगा। जो इमीडिएट रिस्पांस होता है, इन लोगों को सजा करवाने की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी कि शीघ्र से शीघ्र सजा भी हो जाए और कार्यान्वित भी हो जाए, और कोई राजनीतिक नेता फिर खड़े होकर इनके समर्थन में ना बोले। 9/11 की घटना करने वाले किसी के पक्ष में कोई बोल नहीं सकता अमेरिका में, और कोई राजनीतिक नेता जिन्होंने घटना की उसके पक्ष में बोलेगा तो फिर राजनीति छोड़नी पड़ेगी, तो जनता उसका साथ नहीं देगी। लेकिन यहां एक विचित्र स्थिति है कि इतना कैजुअली ले लो। क्या चरित्र है ये जो बयान का भी आप जिक्र कर रहे थे कि ये घटनाएं तो होती रहेंगी, 100 में से कई रोक लेंगे, एक आध हो जाएगी। मुझे याद है कि एक प्रधानमंत्री थी देश की, जो कहती थी ग्राफ भ्रष्टाचार ये तो पूरे दुनिया का फिनोमिना है, हम कितना भी कोशिश कर ले भ्रष्टाचार रहेगा। इंदिरा जी कहा करती थी, राजीव जी कहते थे कि 100 में से 85 पैसे तो लोग खा जाते हैं, 15 पैसे नीचे तक पहुंचते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों का गणित उल्टा है, और ये गणित एक आध घटना तो होती रहेगी आतंकी, उसके साथ वी मस्ट लर्न टू लिव विद टेरर। ये जो सोच है कि हम आतंक के साथ जिंदा रहना सीखें, इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि सबके साथ साथ अपने देश की विदेश नीति और विदेश नीति का हम प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, इसके संबंध में भी सोचना पड़ेगा। इस देश हमारा एक विशेष परिस्थिति है। हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश है पाकिस्तान, जिसको दुनिया के आतंकवाद का केंद्र मानते हैं, एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेरर।
पूरी दुनिया में कोई बड़ी ऐसी आतंक की घटना नहीं होती जिसका कोई ना कोई संबंध पाकिस्तान के साथ तार जुड़ा हुआ नहीं मिल जाता। घटना करने वालों में से कोई ना कोई आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने वहां ट्रेनिंग की हो, जहां आके रहने वाले होंगे, वहां से समर्थन मिल रहा होगा। और एक विचित्र स्थिति है, वो विचित्र स्थिति यह है कि एक तरफ वो कहता है कि हम अमेरिका के साथ हैं आतंक के खिलाफ लड़ाई में, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जिन लोगों के साथ लड़ रहा है आतंक की लड़ाई में, उनका भी साथ पाकिस्तान में देता है। अभी अमेरिका के एक थिंक टैंक हैं, उनका बड़ा अच्छा मैंने पिछले सप्ताह बयान पढ़ा स्टीफन कोहेन का। उन्होंने कहा पाकिस्तान इज एन एलाई बट नॉट अ फ्रेंड। हमारा गठबंधन है आतंक की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो मित्र नहीं है। मित्र इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने सबसे पहले जन्म दिया अफगानिस्तान के तालिबान को। अमेरिका अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान उस लड़ाई में उनके साथ है, और आईएसआई अमेरिका के भी साथ है और अफगान तालिबान के भी साथ है। आपने अगर उनसे बातचीत करनी है तो हमारे माध्यम से कीजिए। ईरान से आपका झगड़ा है, इसलिए आपको वहां पर अपनी सेना को कुछ सामान भेजना होगा, तो आपको केवल पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के माध्यम से भेजना होगा। उधर अफगानिस्तान में तालिबान को पैदा करना, भारत के खिलाफ लश्कर-ए-तौयबा को पैदा करना, हाल में कई पुस्तकें छपी हैं, और एक तो बहुत ही अडवाणी जी ने अपने ब्लॉग में भी लिखा उसके बारे में। एक अमेरिका के विशेषज्ञ हैं जो पूरा इस क्षेत्र को देखते रहे, उनकी एक पुस्तक हाल में छपी है डेडली एम्ब्रेस, कि किस प्रकार से मुझे लगता है पाकिस्तान का रवैया क्या है, इससे ज्यादा स्पष्टता से किसी ने नहीं लिखा होगा। और एक अमेरिकन लिख रहा है और बुद्धिजीवी जानकार लिख रहा है, जो वहां के शासन की तरफ से इस क्षेत्र के साथ इसका संबंध रहा। किस प्रकार से लश्कर-ए-तौयबा को जन्म दिया भारत के खिलाफ, किस प्रकार से तालिबान को जन्म दिया अफगानिस्तान के खिलाफ। लश्कर-ए-तौयबा जब ग्लोबली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो उसको जेयूडी बना देना, फिर भारत में स्थानीय रूप से लोग उसकी मदद करें, यहां सिमी को पैदा कर देना। सिमी पे प्रतिबंध लगा तो उसका जो मिलिटेंट विंग था उसको इंडियन मुजाहिदीन के रूप में बना देना। उसकी गतिविधियां आप अध्ययन कर लें। कितने ऐसे बीसीओ ब्लास्ट देश में हुए, स्थान स्थान पर जो जाके इंडियन मुजाहिदीन के लोग करते हैं। अब आप वाजपेयी जी की नीति और डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीति पाकिस्तान के साथ इस संबंध में क्या है, ये स्पष्ट रूप से देखें। एनडीए की नीति इसमें स्पष्ट थी अटल जी की, कि जब तक पाकिस्तान अपनी भूमि का प्रयोग आतंक के लिए बंद नहीं करेगा भारत के खिलाफ, तब तक आपसे बात करना व्यर्थ है। जनवरी 2004 में वाजपेयी जी का और मुशर्रफ साहब का जो समझौता हुआ, जिसका बयान जारी हुआ कि कंपोजिट डायलॉग तब होगा अगर पाकिस्तान अपनी भूमि से भारत के खिलाफ आतंकवाद का प्रयोग करना समाप्त कर देगा। मनमोहन सिंह जी का पहला बयान आया हवाना में, पाकिस्तान इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ टेरर, तो उसके सारे अपराधों के ऊपर पानी डोल गया। उसके बाद दूसरा आया शार्म शेख में, आतंकवाद रोकने के लिए पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता, लेकिन बातचीत तो चलती रहनी चाहिए। और आज ये परिस्थिति है कि इतिहास में पहला उदाहरण है कि जब पाकिस्तान एबटाबाद में रंगे हाथों पकड़ा ओसामा बिन लादेन को शरण देते हुए, कि अमेरिका में भी पाकिस्तान को लेकर प्रश्न चिन्ह और संदेह खड़े हो चुके हैं। आज उनका ईमानदारी से जो विश्लेषण है और हमारा विश्लेषण है, उसके बीच में नजदीकी आ चुकी है।
और इसलिए पाकिस्तान से पूरी दुनिया की ताकतें दो टूक बात करेंगे कि आपने आगे का रास्ता कौन सा तय करना है। पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक समाज बन जाए, वहां रेडिकलाइजेशन कम हो जाए, वहां आतंक से अपनी दूरी बन जाए। ऐसी परिस्थिति में दुनिया के सभी देश उनसे बातचीत करके हल ढूंढे। लेकिन क्या यह रास्ता है जो पाकिस्तान ले रहा है? पाकिस्तान जिस रास्ते पे चल रहा है कि सिविलियन प्रशासन की क्षमता कम हो रही है, उसका पलड़ा सेना और फौज के पक्ष में है। फौज का भी रेडिकलाइजेशन हो रहा है। बिगर नाइटमेयर, ग्लोबल नाइटमेयर देन अ फेल्ड स्टेट विद अ न्यूक्लियर आर्सेनल। और उस दिशा में वो देश जा रहा है और आप जो इनसे बातचीत करते रहें। उस बातचीत आप करते नहीं रहिए तो बातचीत में से निकलेगा क्या? क्या आप उस बातचीत के प्रभाव में से ये कह सकते हो कि आतंक समाप्त कर दो? पाकिस्तान कहता था कि हमारे यहां सरकार नहीं करती, शासन नहीं करता, जो प्राइवेट लोग हैं वो करते हैं आतंकवाद, नॉन स्टेट एक्टर्स। एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बोला है स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में। और आज एक ऐसी परिस्थिति है कि जो हैडली और राणा के ट्रायल में शिकागो में से बयान निकले, जो एबटाबाद की घटना निकली, उसके बाद स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में जो लाइन थी वो अपने आप में मिट गई। अफगान तालिबान भी आईएसआई का एक अंग है। लश्कर ए तैयबा से लेकर जितने ये संगठन हैं, मुजाहिदीन पैदा यहां पर हुआ, लेकिन इट वॉज एक्सटर्नली क्रिएटेड एंड एक्सटर्नली सपोर्टेड। बाहर के लोगों ने पैदा किया, इस देश के कुछ नौजवानों को गुमराह कर और उसकी समर्थन किया। और हम विदेश नीति के अंदर जो ताकत होती है उसके सत्र में, उसका प्रयोग नहीं करने को तैयार है इसको रुकवाने के लिए। अब कारण यह है कि कई बार हमें लगता है कि अपनी बात जिस ताकत और कन्विक्शन के साथ कहनी चाहिए, जैसा मैंने कहा कि वाजपेयी जी का जनवरी 2004 का जो समझौता था मुशर्रफ साहब के साथ, दो टूक बात थी। लेकिन जो हवाना में मनमोहन सिंह जी ने कहा, जो शार्म एल शेख में कहा, आपने धूमिल कर दिया। कश्मीर के संबंध में जैसे स्पष्टता से हम लोग अपनी बात कहते हैं, अगर ये सरकार ऐसी स्पष्टता से कहना शुरू कर दे कि कश्मीर को लेकर कोई विषय बातचीत करने का है नहीं, लेकिन आप अपनी सोच देखिए। पिछले 5 दिन से जो ये विवाद चल रहा है कि अमेरिका में वहां आईएसआई ने पैसे दिए हुए हैं एक संस्था को, और एक व्यक्ति फाइल वहां पर बना हुआ था जो इन सबको बुलाता था। जितने इस सरकार के मित्र हैं, यूपीए सरकार के जितने समर्थक और मित्र, जिसको कश्मीर में बातचीत करने को लगाया, वो भी फाइल से हॉस्पिटैलिटी ले लेता था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाउ कैन मिस्टर फाइल्स गेट्स बी इंडियाज इंटरलोक्यूटर्स ऑन कश्मीर? और ये बातचीत स्पष्ट बाहर आने के बाद उनका कोई औचित्य नहीं है एक दिन भी उस इंटरलोक्यूटर के पद पे बने रहने का। और वो पूरी लिस्ट पढ़ लीजिए, उसमें से सारे आपको बीजेपी की आलोचना करने वाले बीजेपी बेकर्स मिल जाएंगे। और अब मासूम बच्चों की तरह बने कह रहे हैं हम गए थे, फ्री में टिकट मिलती थी, मजे में होटल में रहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कौन दे रहा है। अगर आपको पता नहीं था तो कम से कम जिनको सरकारी जिम्मेवारियां आपने दी हुई हैं, देश की सुरक्षा और देश के हित के साथ, उनसे ले लो। ये बहुत भोले लोग हैं, ये देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। इनको ये भी जानकारी नहीं थी कि इनको टिकट कौन दे रहा है और इनको होटल में कौन ठहरा रहा है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना इस सरकार के हाथ में नहीं है, वो ताकत नहीं है। केवल इतना नहीं मित्रों, आप माओवाद की घटनाएं देख लीजिए। आज इस देश के अंदर माओवाद जो दोबारा पैदा हुआ पिछले 5-7 साल में, एनडीए की सरकार थी तो कहां घटनाएं होती थी। आज जब से ये घटनाएं आरंभ हुई पिछले 5-7 साल से, इसका उद्देश्य क्या है?
माओवादी हैं, ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि इनकी आंदोलन चलेगा तो गरीबी हट जाएगी। उनका स्पष्ट उद्देश्य यह है कि इस देश के लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करना, इस देश के संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करना, हिंसा के माध्यम से समाप्त करना। उनका साहित्य पढ़िए, जो चाइना में माओ के जमाने में नारे होते थे कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, पावर फ्लो फ्रॉम द बैरक ऑफ द गन, ये सब वो लिखते हैं। उनके पास शस्त्र कहां से आते हैं? अपने साहित्य में लिखते हैं एनिमीज आर्मरी इज अवर आर्मरी। जो बंदूक और एम्यूनिशन दुश्मन के पास है, दुश्मन कौन है? पुलिस, सेना। उनको मारना, उसका छीन लेना और उसके माध्यम से इस देश के संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करना। और उनका उद्देश्य यह है कि इस देश के अंदर साम्यवादी तानाशाही हिंसा के माध्यम से कायम हो। तो मैंने तो हाल में लिखा भी, एक लेखिका है इस देश की, वो 32 और 34 पेज की ऐसे लिखती है उनके समर्थन में। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने बड़ी फिलॉसफी लिखी उनके पक्ष में। तो मैंने कहा गनीमत है कि इस देश में लोकतंत्र है। कहीं माओवादियों की शासन आ जाएगा तो ना ये 34 पेज का एस्से लिखने की अनुमति आपको होगी और ना सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें जजमेंट लिखने की आपको अनुमति होगी। ये तो लोकतंत्र की ताकत है कि आपको अनुमति है। और ये जो परिस्थिति है, इससे कैसे लड़ेंगे? जब चिदंबरम होम मिनिस्टर बने तो पहले 3-4 महीने उन्होंने बहुत अच्छे बयान दिए कि माओवाद को समाप्त करना है, और ऐसा लगता था जैसे इस लड़ाई का एक नया जनरल पैदा हो गया है और राज्य सरकारें उनकी मदद करेंगी। दिग्विजय सिंह ने, मणिशंकर अय्यर ने 2-3 बयान दिए और फिर सोनिया जी ने कांग्रेस संदेश में एक लेख लिख डाला। तो चिदंबरम साहब को भी लगा कि मुझे इस नौकरी पे बने रहना है तो मैं अपनी पार्टी का माहौल समझ लूं। उस दिन से उन्होंने कहना शुरू कर दिया, माओवाद से लड़ना ये राज्यों का काम है, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। तो भाई लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है तो कम्युनल वायलेंस बिल भी स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए, आप क्यों ला गए हो? और उस दिन से एक विचित्र नरमी है और आज उस नरमी का असर देखिए। मैं इसलिए इसका राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जिक्र कर रहा हूं, जैसे ये मुंबई की घटना का मैंने जिक्र किया है। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, कौन होते हैं ये लोग? जम्मू कश्मीर के अंदर जहां आतंकवाद है, तो पुंछ, डोडा, राजौरी, इन इलाकों में एक संस्था है जिसको कहते हैं विलेज प्रोटेक्शन कमेटी। हर गांव की रक्षा कौन करेगा? तो विशेष पुलिस अधिकार देकर 2 नौजवानों को, 3 नौजवानों को शस्त्र दिए जाते हैं कि आपकी अब जिम्मेवारी, आप पुलिस ऑफिसर हो, इस गांव की रक्षा आप करोगे। पंजाब में केपीएस गिल ने और केंद्र सरकार ने एसपीओज और विलेज प्रोटेक्शन कमेटीज का इस्तेमाल किया। मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में इसका प्रयोग हो रहा है। किसी ने इतराज नहीं किया। जैसे टाटा का आरंभ में कोई इतराज नहीं था। जब माओवादियों के सामने भी एसपीओ खड़े हो गए तो पूरे देश के लिए उनको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। मुझे तो वो निर्णय समझ में आया नहीं है। मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकार उस पर कुछ ना कुछ सोचे और कार्रवाई करे। कम से कम सभी राजनीतिक दलों से चर्चा आरंभ करे। और कोई संविधान के आधार पर निर्णय नहीं लिखा, वो तो विचारधारा के आधार पर लिखा गया है। ये पहली बार परिस्थिति है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट संविधान को इन्फोर्स करने के स्थान पर आइडियोलॉजी को इन्फोर्स कर रहा है। और मैं यहां नहीं कह रहा हूं, मैंने अपने नाम से इस पर लिखा और देश में कई स्थानों पर वो छपा कि जुडिशरी कांट इन्फोर्स एन आइडियोलॉजी, इट हैज टू इन्फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। और आज ये परिस्थिति है कि माओवाद के सामने गांव की रक्षा करने वाले जो नौजवान थे, उनके हाथ से शस्त्र सिल गए, सामने शस्त्र के साथ माओवादी खड़ा है और इनको चेतावनी दे रहा है कि हम आपको अंतिम मौका दे रहे हैं,
हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो तुम्हें अब समाप्त कर देंगे। अब तो हमारे पास शस्त्र है, तुम्हारे पास नहीं है। मैदान में ये स्थिति पैदा हो गई। मित्रों, मैं इस सबका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, आतंक से कैसे लड़ा जाएगा, ये सोच जो बनानी है, इस सोच का निर्माण समाज करना है। अमेरिका में कोई कमजोर पड़ जाए आतंक के खिलाफ, वो राजनीतिक दल कभी राज नहीं कर पाएगा। दुनिया के किसी देश में आतंक के खिलाफ कमजोर पड़ जाए, वो राज नहीं कर पाएगा। यहां पर कमजोर पड़ना, उससे शायद वोट का आकर्षण बढ़ जाए। और राष्ट्र सुरक्षा के विषयों को वोट बैंक के साथ जोड़ देना, और वोट बैंक के साथ जोड़ देना, उसके बाद और उसका असर समाज के कई तत्वों में पड़ता है। और उस सोच में से इस प्रकार के लेखक भी पैदा हो जाएंगे, इस प्रकार के निर्णय भी पैदा हो जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि मुंबई के नागरिकों के ऊपर एक दायित्व है। 14 बार आप पे आक्रमण हुआ है, और आपको यह तय करना है कि समाज की सोच क्या होगी, राजनेताओं की क्या होगी, और समाज का चिंतन क्या होगा। और वो चिंतन तय करेगा कि हमारा इंटेलिजेंस कैसा है, हमारा सिक्योरिटी नेटवर्क कैसा है, हमारा कानून कैसा है, हमारी इन्वेस्टिगेशन कैसी है, हमारी विदेश नीति कैसी है, हमारे कानून की सोच कैसी है। वो बनवा लोगे तो ये आखिरी घटना होगी, और वो नहीं बनेगा, और जो चल रहा है वो चलता रहेगा, तो फिर आपको अगली घटना की प्रतीक्षा में बैठना पड़ेगा। इसलिए ये चुनौती है आपके सामने, ये राजनीतिक विचार का विषय है, ये सामाजिक चिंतन का विषय है। और मैं एक वाक्य कहकर अंत करूं, ये लड़ाई ऐसी है कि ये देश हार नहीं सकता। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस बैटल। और अगर हम हार नहीं सकते, हार की कीमत बहुत ज्यादा है, तो जीत का तरीका जो है वो केवल एक है कि इस लड़ाई को राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच के साथ जोड़ दीजिए, वोट बैंक की राजनीति के साथ जोड़ दीजिए। अगर ये जोड़ देंगे, ये सोच बन जाती है, तो निश्चित रूप से मुंबई तय कर लेगा कि 13/7 की ये घटना इस तरह की आखिरी घटना होगी, और मुंबई क्या पूरे देश में कोई आने की हिम्मत नहीं करेगा, जिस प्रकार से 9/11 के बाद अमेरिका में किसी ने आने की हिम्मत नहीं की। आपका बहुत